Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के ऊपर। लेकिन इस टॉपिक में आपका हम टू द पॉइंट जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो टू द पॉइंट रहेगा, जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक से अदर टॉपिक के साथ इंटररिलेट करके भी पूछी जा सकती हैं। जैसे प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट रूल की बात आती है, नेशनल इमरजेंसी की बात आती है, गवर्नर के केस में गवर्नर की पावर्स की बात आती है कि वो स्टेट की जो पावर्स होती हैं कब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के कहने पे। तो इस तरह की चीज़ों का इंटरलिंकेशन काफ़ी है इस टॉपिक में। हम यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें अपने प्रीवियस टॉपिक में जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, इमरजेंसी पावर्स पढ़ रहे थे, गवर्नर का टॉपिक पढ़ रहे थे, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो साथ साथ में मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आप पुरानी वीडियोज़ प्रीवियस वीडियोज़ जाके भी देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ट्राई तो करेंगे ही कि एक बार वहाँ पे रिवाइज हो जाए हमारा जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। जब हम सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो हम सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस को समझने के लिए उनको तीन तरह के हेड्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तीन सब टॉपिक्स इनके बन जाते हैं। पहला है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस, देन आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है, देन आपका है फिनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनके पार्ट नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे पार्ट नंबर 11 में बात होती है लीगल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात होती है जो पार्ट नंबर 12 में होती है। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल्स डायरेक्टली किसी एग्जाम में पूछ लिए गए थे कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं सेंटर एंड स्टेट के बीच में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 245 से 55 आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आपका 56 से लेकर 263 तक है। फाइनेंशियल रिलेशंस आपका 268 से 293 तक है। यहाँ पे हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी 2017 में आपका जीएसटी आया था, उसके बाद से सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो हम इस टॉपिक के बारे में सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ ही डिस्कस करेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती है। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में जब हम सेंटर एंड स्टेट की रिलेशंस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे चार तरह की सब डिवीज़न इस टॉपिक के अंडर और हुई है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस मीन्स लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जो कानून बनाते हैं वहाँ पे सेंटर की पावर्स क्या हैं एंड आपके जो स्टेट्स हैं उनकी पावर्स क्या हैं कानून बनाने के कॉन्टेक्स्ट में। तो कानून बनाने के कॉन्टेक्स्ट में, लॉ बनाने के कॉन्टेक्स्ट में हम उनको चार तरह से सब डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है आपका टेरिटोरियल एक्सटेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सेंटर और स्टेट का कानून बनेगा उनकी जो वैलिडिटी होगी वो कितने एरिया तक होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक स्टेट है, अगर किसी स्टेट ने कानून बनाया तो स्टेट का वो कानून पर्टिकुलर उसी स्टेट में ही तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में अगर कोई लॉ बन गया तो वो हरियाणा में भी इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कुछ केस में पंजाब का बना हुआ लॉ हरियाणा में इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस कंटेक्स्ट में कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम टेरिटोरियल एक्सटेंट की जब बात करेंगे तो तीन चीज़ें वहाँ पे फर्दर यहाँ पे पढ़ेंगे। टेरिटोरियल एक्सटेंट में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट बनाएगी वो तो पूरे देश के अंदर लगेगा। वहाँ पे आपका स्टेट का कोई मतलब नहीं है कि पंजाब में लगेगा या हरियाणा में नहीं लगेगा। जो कानून आपका पार्लियामेंट ने बना दिया वो आपका पूरे इंडिया के ऊपर तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पावर भी है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मीन्स वो इंडिया के बाहर भी कानून बना सकती है इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी एरिया में रह रहे हों तो उनके ऊपर वो कानून लग सकता है। इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बोलते हैं। स्टेट का बना हुआ कानून उस स्टेट की जितनी पूरी टेरिटरी है, बाउंड्री है, उसके अंदर लगेगा। ठीक है, ये स्टेट की पावर्स होती हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए 4 यूटीज में। 4 यूटीज में पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं लगता या फिर अमेंड करके प्रेसिडेंट उसको लगा सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। पहली बात है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सेकंड है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स, थर्ड है आपका दादरा एंड नगर हवेली, फोर्थ है आपका दमन एंड दीव। इन केसेस में प्रेसिडेंट जो है 4 यूटीज के लिए अपना क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी कानून को, ठीक है। उसके बाद क्या है, गवर्नर भी जो है कुछ जो कानून पार्लियामेंट के बनाए हुए हैं उनको क्या कर सकता है, या तो अमेंड करके इम्प्लीमेंट कर सकता है या फिर इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकता है। कहाँ पे, जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं किसी स्टेट में, ठीक है, अगर किसी स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया है तो उस शेड्यूल्ड एरिया में पार्लियामेंट के बने हुए लॉज एज सच इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनको अमेंड करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, चेंज करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये कौन करता है, आपका गवर्नर करता है, ठीक है। तो ये था आपका टेरिटोरियल एक्सटेंट, कहाँ तक पार्लियामेंट या स्टेट का बनाया हुआ कानून इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि किन किन सब्जेक्ट्स या किन किन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, कानून पार्लियामेंट बना सकती है या फिर आपका स्टेट बना सकता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर, पहले तो हमने टेरिटरी देखी कि कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा, अब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं कि कहाँ पे कहाँ के सब्जेक्ट्स के ऊपर ये कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 246 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स शेड्यूल 7 में, ठीक है, कर रखी है बिटवीन द सेंटर यूनियन लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे कानून सेंटर बना सकता है, एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होती है। स्टेट लिस्ट, जहाँ पे कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर स्टेट्स के पास होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में, एमरजेंसी कंडीशंस में नहीं होती। कंक्यूरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों ही आपके क्या कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो ओवरराइडिंग पावर पार्लियामेंट के बने हुए लॉ की होगी। एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 हैं, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में आपके 61 हैं, ओरिजिनली 66 थे, इनको कम किया गया है। कंक्यूरेंट लिस्ट में 47 थे, अभी यहाँ पे 52 है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये याद होना चाहिए अभी कितने हैं, 100 यूनियन लिस्ट में, 61 स्टेट लिस्ट में एंड आपका 52 आपका कंक्यूरेंट लिस्ट में है, ठीक है। जो ये डिवीजन ऑफ पावर्स हमने सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कर रखी है, जिसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स बोल रहे हैं, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी आपका जो सेंटर है और आपके प्रोविंसेस थे जिनको हम स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कर रखा था। डिवीजन ऑफ पावर्स जो 1935 एक्ट में दी गई थी और जो हमारी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि उस समय 1935 में जो आपकी पावर्स डिवाइड की हैं, रेजिडुअरी पावर्स जो थी, जो तीनों ही लिस्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो रेजिडुअरी पावर्स ना तो सेंटर के पास होती थी ना ही स्टेट के पास होती थी, वो गवर्नर जनरल के पास होती थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ना तो पार्लियामेंट जो आपका इंपीरियल लेजिस्लेशन होता था, ठीक है, ना ही आपका प्रोविंशियल जो आपके लेजिस्लेचर होते थे उनके पास होती थी। रेजिडुअल पावर आपके गवर्नर जनरल के पास होती थी। हमारे यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट के पास है, ना कि आपकी एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन में जो हमने डिस्कस करना है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस इन द फील्ड ऑफ स्टेट। कहने का मतलब ये है कि स्टेट वैसे तो जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिख रखे हैं उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ मेकिंग करने की, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट जो होती है, ठीक है, वो भी किसी केस में स्टेट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। वो कब बना सकती है? पहली बात तो जब राज्यसभा जो है आपकी एक रेजोल्यूशन पास करे, 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो राज्यसभा एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देती है, स्टेट लिस्ट के अंदर एक कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ उसके ऊपर कानून बना देती है, ठीक है, तो फिर वो कानून बन जाता है। ये सिर्फ 1 साल के लिए बनता है, उसके बाद हर बार उसको 1 साल के लिए 1 साल के लिए अप्रूव करना पड़ता है। अदरवाइज उसकी जो वैलिडिटी है अगर दोबारा अप्रूव ना किया जाए तो 6 मंथ के अंदर अंदर वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। यहाँ पे हमने
डिटेल में डिस्कस किया है कि नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स आ जाती है। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी तो फिर स्टेट कोई कानून नहीं बना सकता। स्टेट की असेंबली कानून बना तो सकती है, लेकिन वो अगर पार्लियामेंट के मतलब कि कंसिस्टेंट है, मतलब कि उससे अलग नहीं है, ठीक है, किसी तरह से सिर्फ उसमें कुछ एडिशन कर रहा है, उसके कॉन्ट्रा नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी कानून बना सकती हैं। When states make a request, but then state legislature lost its power to make law on this subject. दो से ज़्यादा स्टेट्स, ठीक है, 2 या 3 या उससे ज़्यादा, मिनिमम 2 स्टेट्स होने चाहिए, उन दोनों की लेजिस्लेटिव असेंबली मिलके एक रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, और फिर सेंटर को बोले कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाइए, तो उन्हीं स्टेट्स के अंदर क्या हो सकता है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि एक बार कानून अगर बन जाए तो फिर स्टेट असेंबलीज उनको डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है, ना ही उनको अमेंड कर सकती हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट होता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। जब आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पहले यहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स जो होती हैं, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सारी पावर्स आपकी प्रेसिडेंट के हाथों में चली जाती है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के जो है वो आपका क्या है, स्टेट जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है सेंटर वाली, उसके बिहार पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या है, आपका पार्लियामेंट कानून बना सकती है। उसके बाद है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी आपने इम्प्लीमेंट करनी है, कोई एग्रीमेंट इंडिया ने करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स के अंदर कानून बनाए जा सकते हैं। स्टेट को वो कानून मानना पड़ेगा जो आपका इंटरनेशनल किसी भी ट्रीटी के लिए इंडिया ओब्लाइज्ड है उसको मानने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट्स लेजिस्लेशन। सेंटर का कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन में आता है, वो हम पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर होता है वो आर्टिकल नंबर 201 के अंदर क्या करता है, प्रेसिडेंट को जो स्टेट के कुछ बिल होते हैं वो उनकी कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के एडवाइस के बिना काम करता ही नहीं है, तो सेंटर का कंट्रोल स्टेट के उस बिल के कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के बिना स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, स्टेट ने अपने किसी और स्टेट के साथ अपना ट्रेड करना है, तो इंटर स्टेट ट्रेडिंग जो होती है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कोई कानून स्टेट में नहीं बन सकता, ठीक है, वो उसको प्रेसिडेंट के लिए पहले रिजर्व रखना पड़ता है। उसके बाद आती हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में जो आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव हमने डिस्कस कर लिया, यहीं पे इतना ही डिस्कस करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 256 से लेके आपका 263 तक आता है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो कानून कॉन्करेंट लिस्ट में बनते हैं, जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है उनके ऊपर जो कानून बनता है वो बनाती है अगर पार्लियामेंट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव को ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हमने लिखी है कि इसके केस में जो कानून है वो सेंटर ने, पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है वो कौन करता है, आपका स्टेट की एग्जीक्यूटिव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर स्टेट की एग्जीक्यूटिव जो है वो आपकी सेंटर के अंडर काम करेगी। देन आपका आर्टिकल नंबर 365 एंड 356 का कॉम्बिनेशन करके एक बात ये आती है। आर्टिकल नंबर 365 ये बोलता है कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई स्टेट सेंटर की दी हुई डायरेक्शंस के ऊपर काम नहीं करता तो ये माना जाता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो चुका है। कहने का मतलब, अगर मान लो स्टेट में रेलवे को प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिकेशन लाइंस को प्रोटेक्ट करना है, इसके रिगार्डिंग सेंटर अगर स्टेट को कोई गाइडलाइन इशू करता है और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो आर्टिकल नंबर 365 ये बोलता है कि सेंटर की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है आर्टिकल नंबर 356 के अंदर। ऐसा ही एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 355, उसमें ये बोलते हैं कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल अग्रेशन से बचाना। अगर सेंटर को लगे कि स्टेट की इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल अग्रेशन हो सकती है जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है, तो इस केस में सेंटर क्या कर सकता है, अपनी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है।
या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर के केस में वो क्या कर सकता है, अपना प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकता है। सेंट्रल फोर्सेस स्टेट की कॉन्सेंट के बिना भी स्टेट्स में डिप्लॉय की जा सकती हैं। इसके बारे में बहुत सारे कमीशंस भी बने हैं, उन सभी ने भी ये रिकमेंड किया है कि ये अपना इंटीग्रिटी जो इंडिया की है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टेट के कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेफर ये करना चाहिए कि स्टेट के कॉन्सेंट के ऊपर ही सेंट्रल फोर्सेस किसी स्टेट में भेजी जाए, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम फाइनेंशियल रिलेशंस डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 268 से लेके 293 तक। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, वही पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका सरचार्ज किस आर्टिकल के अंदर लगता है, 271 के अंदर। देखिए टैक्स एंड सरचार्ज में क्या फ़र्क है। टैक्स जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, डिविजिबल पूल का पार्ट बनता है, यानी कि सेंट्रल स्टेट में रेवेन्यू शेयरिंग होगा। जो आपका ये सरचार्ज है ये आपका सिर्फ सेंटर के पास रहता है और ये पर्टिकुलर थिंग के ऊपर या पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही आपका स्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो सरचार्ज लगा है। जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट सरचार्ज या सेस की बात करते हैं हम, ठीक है, तो सरचार्ज या सेस जो होते हैं वो डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होते, वो सिर्फ आपका सेंटर के पास रहते हैं। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि टैक्स इंक्रीज ना करके सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज या सेस लगा देती हैं, जो स्टेट ये क्लेम करते हैं फिर कि हमारा डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं रहा, हमारे पास कमी हो गई है रेवेन्यू की, ठीक है। ये एक कंट्रोवर्शियल इशू रहता है हमेशा सेंट्रल और स्टेट के बीच में। आपको सरचार्ज का आर्टिकल पता होना चाहिए। उसके बाद 2 तरह की ग्रांट्स आपकी दी जाती हैं स्टेट्स को सेंटर की तरफ से, एक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो आपके आर्टिकल नंबर 275 के अंडर दी जाती हैं, ये मैंडेटरी होती हैं। ये ग्रांट्स आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती हैं, पार्लियामेंट इसके ऊपर वोटिंग नहीं करती। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आपकी आर्टिकल नंबर 289 में दी जाती हैं, ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन रिकमेंडेशन करता है। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर सकते स्टेट, सेंटर की मर्जी दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकता, लेकिन स्टैट्यूटरी ग्रांट्स सेंटर को स्टेट्स को देनी ही पड़ती हैं, बस आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल रिलेशंस थे जीएसटी इंट्रोड्यूस आने के बाद चेंज हो चुके हैं। आपको जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल पता होना चाहिए, 279A में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये जीएसटी काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया, 101 के अंदर, लेकिन बिल जो था वो 122 था, एक्ट जो है 101 था। जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया, एड सच ये सारी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। अभी जीएसटी के अंदर क्या है कि पहले बहुत सारे टैक्सेस सेंटर भी लगाती थी, स्टेट्स अलग से लगाती थी, काफ़ी सारे टैक्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिलेशंस अभी चेंज हो गए हैं, तो इसके बारे में यहाँ से ज़्यादा कुछ और नहीं पढ़ना। अब हम बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो इस केस में दोनों के बीच में कोऑपरेशन बनाना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडजुडिकेशन कर सकती है ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे झगड़ों के ऊपर जो स्टेट्स के इंटर स्टेट रिवर्स के ऊपर बनते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, रिवर्स को लेके चलता है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, साउदर्न एरियाज में रिवर्स को लेके आपका क्या चलता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है। तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं इंटर वाटर, ठीक है, रिवर डिस्प्यूट्स, आर्टिकल नंबर 262 के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है उनको एडजुडिकेट करने की, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को सुनने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे को ये बताइए कि जो पंजाब और हरियाणा का मुद्दा है SYL को लेके, फिर वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले अच्छी तरह से समझ लेना, फिर मेरे को बताना। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल नंबर 263, स्टेट्स और सेंटर के बीच में झगड़ों को निपटारा करने के लिए, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटारा करने के लिए आपकी एक इंटरस्टेट काउंसिल बननी चाहिए, जहाँ पे बैठ के वहाँ के जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ हाँ डिस्कशन हो सके। तो आर्टिकल नंबर 263 में इसके बारे में बात की गई थी, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो भी सेंटर और स्टेट के बीच में एक झगड़े का कारण है, ठीक है। सेंटर की अपनी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, स्टेट की अपनी स्टेट सर्विसेज होती हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो हमारी 3, दैट इज़ IAS, IPS एंड IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये, ना कि फॉरेन सर्विस। तो इनके जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो दोनों सेंटर और स्टेट के द्वारा मिलके कंबाइंडली इनको क्या किया जाता है,
रेगुलेट किया जाता है। लेकिन ये ऑफिसर्स की प्रेजेंस की वजह से स्टेट में सेंटर की इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल इशू हमेशा रहता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है राज्यसभा के रिकमेंडेशन के ऊपर क्रिएट की जाती हैं, आर्टिकल नंबर 312। कितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है अगर राज्यसभा उनको लिख के दे दे। सेंटर और स्टेट के बीच में जो आपका डिस्प्यूट चलता रहता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं कि सेंटर का रोल इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारे कमीशंस बने हैं, आपको वो कमीशंस वो आपको पता होने चाहिए। राजमन्नर कमेटी बनी थी सबसे पहले तमिलनाडु में 1969 में। इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज को एबॉलिश कर देना चाहिए, जो कि नहीं मानी गई। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पंजाब की तरफ से पास किया गया था 1973 में। वहाँ पे भी बहुत सारी बातें की गई थी कि सेंटर के पास सिर्फ ऐसे मुद्दे रहने चाहिए जो आपके इंटीग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरेन अफेयर का मुद्दा है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बाकी जितने भी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो आपकी स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में और भी बहुत कुछ था, वो हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में कहीं सेपरेटली डिस्कस करेंगे। वेस्ट बंगाल की तरफ से भी एक मेमोरेंडम आया था जिसमें राज्यसभा की पावर्स को लोकसभा के इक्वल करने की बात कही गई थी, यानी कि स्टेट्स की मोर रिप्रेजेंटेशन एंड मोर पावर्स ऑफ राज्यसभा, इसकी बात की गई थी, जिसको भी माना नहीं गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको सेंटर एंड स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कमीशन, सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट 1983 में बना था, 1987 में इसने आपकी रिकमेंडेशंस दी थी। तो सरकारिया कमीशन के बारे में आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। मेंस एग्जाम में रिटर्न करने के काम भी आ जाता है, या फिर प्रीलिम में इसकी कुछ क्या पूछ ली जाती है डायरेक्टली रिकमेंडेशंस। परमानेंट स्टेट इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल नंबर 263 में डिमांड की थी इसने कि परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब जी करे बना दो, जब जी करे ख़त्म कर दो। AIS को एबॉलिश करने की बात नहीं की थी, इसने कहा था और भी स्ट्रेंथनड होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। रेजिडुअरी पावर्स ऑन टैक्सेशन, टैक्सेशन के बारे में वैसे तो फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में सेंटर और स्टेट की पावर्स क्या हैं ये डिफाइन कर रखी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो बची हुई हैं जहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा तो वो सारी पावर्स आपकी पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए टैक्स के रिगार्डिंग। अदर एरिया में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो आपकी स्टेट को दे देनी चाहिए। ये आपका किसने बात की थी, सरकारिया कमीशन ने बात की थी। रेजिडुअरी पावर्स अभी हमारे सेंटर के पास है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 248 में लिखा हुआ है कि फिलहाल जो रेजिडुअरी पावर्स हैं जो आपकी कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखी, ना तो यूनियन लिस्ट में, ना ही सेंट्रल लिस्ट में, सॉरी ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में, तो वो सारी पावर्स आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पार्लियामेंट के पास रहेंगी, यूनियन के पास रहेंगी। उसके अलावा उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एबॉलिश करके आपको नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल बना देनी चाहिए या रीनेम करना है इसको। लेकिन अभी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसका इतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं है नीति आयोग बनने के बाद। क्यों नहीं रहा, हमने ये डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं नीति आयोग के ऊपर, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। सेंटर शुड हैव पावर्स टू डिप्लॉय द सेंट्रल फोर्सेज इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 2A है, जहाँ पे ये बात की गई है कि सेंटर की जो फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको स्टेट में विदाउट स्टेट कंसेंट डिप्लॉय किया जा सकते हैं, वहाँ पे पीस इंश्योर करने के लिए, वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जब किसी स्टेट में CM को अपॉइंट किया जाए तो उसका एक डिफाइंड प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो। जैसे हमने बात की थी कि जो गवर्नर होता है अपनी मर्जी से, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो अपनी मर्जी से किसी भी बंदे को CM के लिए बुला सकता है और उसको फ्लोर पे मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सा बंदा आ सकता है, जैसे मान लीजिए पहले एक ऐसे बंदे को बनाओ जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, या फिर कोalition में है, तो ऐसी कुछ कंडीशन जो हैं वो आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर को कोशिश करनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब ये है कि जो आपकी स्टेट है उसमें आपकी 3 लैंग्वेजेस, आपकी जो भी आपका इनिशियल स्टेजेस में स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टेट में आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, फिर आपको इंग्लिश भी सीखनी चाहिए और आपको एक हिंदी सीखनी चाहिए। तो ये एक 3 लैंग्वेज फार्मूला था जो बच्चे को सीखनी चाहिए। इनको बल्कि स्ट्रेंथन करना चाहिए 3 लैंग्वेज फार्मूला, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने ट्राई किया भी था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ठीक है।
उसके बाद हमारी आती है पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन 2007 में बना था, ठीक है। पुंछी कमीशन जो है उसने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को लेके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन ये रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन की थी। यूपीएससी में आई थिंक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये कंडीशंस दे रखी हैं, ये कंडीशंस किसने दी थी, ये सरकारिया कमीशन ने दी थी। लेकिन पुंछी कमीशन ने इनको दोबारा बोला था कि जो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है वो हमें माननी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनली सरकारिया कमीशन ने दी थी। गवर्नर को अपॉइंट करने के केस में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो एक ऐसा पर्सन हो जो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट हो, उसी स्टेट के पर्सन को गवर्नर ना बनाया जाए। शुड बी नॉट बी एक्टिव इन पॉलिटिशियन, ऐसा नहीं है कि जो रिसेंटली किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, जब एक्टिव पॉलिटिशियन था उसको आप किसी स्टेट का गवर्नर बना दो। उसके बाद पुंछी कमीशन की कोई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, यहाँ तक सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी। पुंछी कमीशन ने बोला था फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा दे। प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगेगा, उसकी एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी थी, तो कैसे लगना चाहिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये भी पुंछी कमीशन ने दोबारा से रिकमेंड किया था 2007 में। तो बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब भी आपका किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली वहाँ की गवर्नमेंट को और लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक उस प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव नहीं करती। और आपको पता ही है कि पार्लियामेंट अप्रूव करने के लिए 2 महीने का समय ले सकती है, जब हम इमरजेंसी पावर्स में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि तब तक एबॉलिश नहीं किया जा सकता। अगर 2 महीने के बाद भी पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती तो दोबारा से आपकी जो गवर्नमेंट है और आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जो टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड कर रखी थी, वो क्या होंगी, दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी। कहने का मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा जो बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आर्टिकल 356 है जिसकी हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखेंगे हम। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट गवर्नर ने एडवाइस कर दिया, जब प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दे तो उसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई कर सकती है, ठीक है। तो ये थे आपके सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बाकी हम MCQs में डिस्कस करेंगे जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई होगी, ठीक है, या फिर किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।